दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। मित्रों, आज मैं फिर आपके समक्ष बात कर रहा हूं नेपाल के बारे में। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो प्रकाशित किया था, वो अखंड भारत के संबंध में। अभी भी नेपाल में ये अखंड भारत का जो रखा गया है भारत के पार्लियामेंट में, उस पर कुछ न कुछ प्रतिक्रिया जारी ही है। लेकिन नेपाल में कुछ लोगों को देखा जा रहा है कि अपनी औकात से ज़्यादा बढ़कर इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मैं इस पर ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहूँगा। अब जैसे मैं 2 दिन पहले की बात करता हूँ और कल की ही बात मैं कर रहा हूँ, तो नेपाल के सांसद हैं और नेपाली कांग्रेस के महामंत्री और बहुत ही प्रखर नेता हैं, जो कि अपनी बोलने में माहिर हैं। 2 बार या 3 बार जीत चुके हैं अभी काठमांडू से, और युवा नेता कहे जाते हैं। और इन्होंने भी अपनी धैर्यता खो दिया कहे, या इनके अंदर जो बात थी वो भारत के करीबी जाकर, यानी कि भारत में नहीं गए थे लेकिन उसके बॉर्डर पर विराटनगर से कल हुंकार भरी है। और उनका हुंकार भी यही है कि जब भारत के यहाँ जो नक्शा रखा गया है तो हम भी ग्रेटर नेपाल का नक्शा नेपाल में पारित करें। और उन्होंने कहा है कि हम क्यों नहीं रख सकते हैं। जी हाँ, ये क्या है कि नेपाल में राष्ट्रवादी बनने का होड़ चल गया है। और ये राष्ट्रवादी किसको कहते हैं? नेपाल के राष्ट्रवादी का पहचान यह है कि जो जितना भारत का विरोध करता है वह उतना ही बड़ा राष्ट्रवादी कहलाता है। तो इस पर जो ऐसे ही राष्ट्रवादी बनने में हमारे गगन थापा जी भी दिखाई दिए हैं। और हो सकता है कि उनको ये लग रहा होगा कि नेपाल में यदि हम भारत का विरोध करेंगे तो उनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और यही पॉपुलैरिटी बढ़ाने के क्रम में आपको बता दें कि सबसे बड़ा काम करके गए हैं नेपाल के काठमांडू, यानी कि राजधानी, और काठमांडू के मेयर बालेन शाह, जो एक स्वतंत्र उम्मीदवार की तरह जीते हैं। और उन्होंने क्या किया है कि उनके पीछे राष्ट्रपति महोदय का तस्वीर था, और वो चुच्चे नक्शा जो नेपाल पहले पारित किया था उसके तस्वीर वो रखे हुए थे। लेकिन वो उन्होंने क्या किया है कि थोड़ा ज़्यादा ही आगे बढ़कर कि अपना उस नक्शा को भी हटा दिया है, और ठीक अपने पीछे कुर्सी के पीछे आप देखेंगे, इस नक्शा में हम दिखा रहे हैं, सो उनके पीछे ये ग्रेटर नेपाल का नक्शा रखकर चले गए हैं। अब इस पर बहुत सारी प्रतिक्रिया हो रही है। मेयर बालेन शाह अभी काठमांडू में नहीं है, वो शायद अपनी परिवार के इलाज में बेंगलोर गए हुए हैं। लेकिन उन्होंने आदेश देकर गया और उन्होंने कह कर गया है कि ये ग्रेटर नेपाल का नक्शा उसके पीछे रखो। आखिर इसका मकसद क्या है? कुर्सी खाली है इनकी, अपने बेंगलोर में है, और आदेश देकर अपने पीछे ग्रेटर नेपाल का नक्शा रखे हैं। अब ये ग्रेटर नेपाल का नक्शा में उनका मानना क्या है कि कुछ नेपाल को पहले, जैसे कि जो वर्तमान भूभाग है उसको अगर देखा जाए तो विराटनगर से पूरब बांग्लादेश सीमा तक, जिसमें दार्जिलिंग, ये बंगाल का पोर्शन, सिक्किम, ये सभी आ जाता है। पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सभी एरिया भी आ रहा है।
तो इसने एक उसका अब मानिए विरोध के तबर में हो चाहे जो भी हो, तो इसको क्या कहा जाएगा, ये बात सही कितना उचित है। और ये राजनीतिक मैप इन्होंने रख कर गया है। इनको कोई पार्लियामेंट नहीं बना है यहाँ पर जो पार्लियामेंट में एक ठो दिखाने के लिए ये रखा जाए। मैं बता दूं कि ये बात तब हुई है जब कि प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल भारत में इसकी चर्चा कर चुके हैं और दोनों बात कर चुके हैं। और बात करने के बाद में जब हमारे केपी शर्मा ओली पूर्व प्रधानमंत्री ने जो स्पष्टीकरण मांगा, उस संबंध में प्रधानमंत्री प्रचंड संसद में बोल चुके हैं, इस पर अपनी सफाई दे चुके हैं कि वह उनका राजनीतिक नक्शा नहीं है, यह सिंबॉलिक नक्शा है, सांस्कृतिक नक्शा है। लेकिन उसके बावजूद, और यहीं पर हम आपको बता देंगे कि कल ही भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का आया है स्टेटमेंट उन्होंने बोलकर ही इस चीज़ को इनकार किया है। उससे पहले उनके प्रवक्ता ने इसका खंडन दे चुके थे, लेकिन कल विदेश मंत्री श्री जयशंकर भी इस पर बोल चुके हैं। आप सुनिए। तो आपने विषय उठाया जो नए संसद में जो नक्शा जो दिखाया गया, मेरे ख्याल से हमारे प्रवक्ता जो हैं इस पे टिप्पणी कर चुके हैं। एम आई करेक्ट? हाँ, कि उन्होंने कहा कि ये अगर आप उसी के नीचे वो कुछ साइन बोर्ड जैसा कुछ लगा हुआ है, उसमें लिखा है कि ये आई थिंक यू कैन रीड माय रिकलेक्शन, ये कुछ अशोकन एम्पायर का डिस्क्रिप्शन है। तो ये एक ऐतिहासिक जो लिखा है, इट सेज इट डिपिक्ट्स द स्प्रेड ऑफ द अशोकन एम्पायर एंड द आइडिया ऑफ रिस्पॉन्सिबल एंड पीपल ओरिएंटेड गवर्नेंस दैट ही अडॉप्टेड। तो इसको मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक विषय बनना ही चाहिए, और जो हमारे मित्र देश जो हैं वो समझेंगे। अगर कहीं कुछ उनको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो मुझे लगता है उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो इस तरह जब भारत इसका खंडन कर रहा है, उसके बाद में ये कौन सी शक्ति है जो कि यहाँ के लोगों को, चाहे काठमांडू के मेयर को कहा कि तुम अपने पीछे ये ग्रेटर नेपाल का नक्शा रखो। मैं अब इसको जोड़ना चाहता हूँ कि तुम तो ग्रेटर नेपाल की बात कर रहे हो। तुम्हारा जो पहले चुचे नक्शा पास था, उस चुचे नक्शा जो पश्चिम में है वहाँ न तुम जा सकते हो, न तुम्हारा आवागमन है, न तुम उसमें पानी सप्लाई कर सकते हो, न बिजली सप्लाई कर सकते हो। तुम्हारी औकात इससे दिख रही है। लेकिन तब जो है सो ये ग्रेटर नेपाल, तुम अगर काठमांडू के मेयर के पीछे में रहता है तो क्या ये ग्रेटर नेपाल बन सकता है? ये हो सकता है? जी नहीं। तो यह दिखाया गया है। ये नेपाल में कुछ लोग इसको जोकरई मानते हैं कि आजकल राजनीतिक क्षेत्र में ये जोकरई किया जाता है। तो मैं इस पर आपको यही बता रहा हूँ कि अगर मेयर अपने पीछे ये ग्रेटर नेपाल का नक्शा रखते हैं तो वहाँ पर मैं बता दूं कि अगर जनकपुर का मेयर अपने पीछे एक मधेश एक प्रदेश का नक्शा रख दिए तो वो क्या गलत होगा? मैं कहता हूँ ग्रेटर नेपाल से पहले तो वो ग्रेटर मधेश होना चाहिए, जो एक मधेश एक प्रदेश के लिए आखिर यही सत्ताधारी वर्ग मधेश को कितना टुकड़ा में बांट दिया। जिस मधेश को एक चारागाह के रूप में लिया जाता है, अब पूरब मेची से लेकर पश्चिम महाकाली तक इसका सीमा है और लोग पूरा मधेसी जनता इसके लिए यूनाइट थी, इसके लिए आंदोलन किया गया। तो आपने सैकड़ों मधेसियों को गोली से भून दिया और भून कर जो है सो मधेश को टुकड़ा टुकड़ा करके 7 भाग में बांट दिया है। और बहुत टुकड़ा बड़ी मुश्किल से, जो आज इन लोगों को पचता नहीं है,
तो एक ठो मध्य प्रदेश का नामाकरण हो पाया है, वह भी ये सत्ताधारी वर्ग दिया नहीं है, ये मधेशियों ने इनसे लिया है, छीन कर लिया है मधेश। और मधेशियों का मानना है कि भाई यह जब एक ठो मधेश हमको हो गया तो हम धीरे धीरे इसको हम बढ़ा लेंगे। तो आज विराटनगर को अलग कर दिया गया है मधेश से, जनकपुर और विराटनगर में दूरी है, नेपालगंज अलग है मधेश से, 7 भाग में बांट दिया है मधेश को। लेकिन हम यहाँ दिखा रहे हैं ग्रेटर मधेश। ठीक है, भारत किस रूप में रखा है ये तो हम वार्ता करेंगे ही, और वार्ता करके उसको वहाँ से खंडन भी आ चुका है इसका, कि हम वो नक्शा का मतलब ये नहीं है कि भाई हम कपिलवस्तु और लुम्बिनी दिखाया गया है तो उठाकर वो भारत कब्जा कर लेगा, ये चीज़ नहीं है। ये इतना तो विश्वास करना पड़ेगा। और ग्रेटर नक्शा लगाने का मतलब भी ये नहीं है कि तुम्हारा ग्रेटर नक्शा पास ही हो जाएगा और मिल जाएगा। यह एक ख्वाबी पुलाव है और मानसिक विक्षिप्तता का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। महोदय, पहले अपने देश को तो ठीक कीजिए। आप पहले ये तो बताइए कि भाई मधेश एक जगह दीजिएगा कि नहीं। लास्ट में सभी मधेसी मांग रहे थे कि ठीक है 2 भाग में हमको कर दीजिए, तो उस मधेसियों को तो कुचल के रख दिया। और आज चल रहे हो ग्रेटर मधेश, और ग्रेटर मधेश अगर हो जाता है तो क्या नेपाल का अस्तित्व क्या रहेगा? जरा कभी ये सोचा है आपने कि ग्रेटर मधेश अगर हम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अगर मिल जाते हैं तो इससे बेहतर है कि नेपाल को तुम मिला दो। मैं ये नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर इतना बड़ा क्षेत्र हो जाएगा तो नेपाल ही गौण हो जाएगा। तो वर्तमान नेपाल हमारे लिए सबसे फिट सूटेबल नेपाल यही है, और हम इसी नेपाल के अंदर, हाँ, हमारी जो मतभेद है, भिन्नता है, उसके लिए हम मांग सकते हैं, लड़ सकते हैं, समझौता कर सकते हैं। अभी अभी हमको एक मित्र का सुझाव था कि आप अगर वीडियो बनाते हैं तो कम से कम इतना कहिए कि भारत सरकार अगर चाहेगी तो नेपाल का मसला तुरंत सुलझ जाएगा। ये बात सही है, क्योंकि ये लोग दिखा रहे हैं कि भाई भारत बड़ा भाई है। तो आप देखिए, एक मैं यहाँ ये भी दिखाता हूँ आपको, कार्टून निकाला गया है जो बालन शाह जब नक्शा रख दिए तो उसको दिखा दिया कि तुम भाई तो हम बड़े भाई, तो तुम बड़े भाई तो तुमसे भी बड़े भाई, वो नक्शा निकाल कर बालन दिखाया है। तो इनका मानना है कि अगर भारत सरकार चाहती है और वो थोड़ा इंटरेस्ट लेगी तो इस समस्या का जड़ से निदान हो सकता है। हाँ, भारत विरोधी भावना भड़काने में जरूर विदेशी शक्ति का हाथ है, यहाँ उसको भी कम करना पड़ेगा। आज चीन के द्वारा हड़पा गया जो भूभाग है उसकी चर्चा ये नहीं कर रहे हैं। हम क्यों नहीं हिमालय पहाड़ से लेकर हिंद महासागर तक मांग कर ले। एक बात ये भी उठी है कि एक ही ठो महाखंड हो जाएगा, लेकिन ये सब औकात से बाहर की बात है, ये हमारी क्षमता नहीं है। हम केवल अपने को किस तरह पॉपुलरिस्ट बना सके उसका यह माध्यम जरूर हो सकता है। तो मित्रों, मैं आज आपको ये छोटी सी जानकारी दिया हूँ इस वीडियो के मार्फत, और मैं यह चाहता हूँ कि जल्द ही कुछ ऐसा उपाय निकले भारत और नेपाल के बीच में जो कि जिससे कि भारत और नेपाल का संबंध मधुर हो। और इसके लिए हमारे नेपाल के जो यंग जेनरेशन है उस जेनरेशन को समझाना और उसका काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज अपना वीडियो यहीं अंत कर रहा हूँ। आपको कैसा लगा ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मैं फिर अगला वीडियो में इसके बाद आपसे चर्चा करूंगा। आपने सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हाँ, हमारा वीडियो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।